देखिए इसमें हमसे पूछा है राइट अबाउट द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब ये बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या आ गया, अभी देखते हैं। एंड कन्वेंशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब इवेंट इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या आ गया, तो देखिए मैं आपको सिंपली क्लियर करता हूँ। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ ऐसी जो मतलब अकाउंटेंट से रिलेटेड हो। मैं एक अमाउंट को मेजर करके उसे कर सकता हूँ एंट्री, हाँ बुक पास कर सकता हूँ, लेकिन क्या किसी का बिहेवियर मैं उसके अंदर डाल सकता हूँ? नहीं। तो वो क्या हुआ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में नहीं आ गया। जो चीज मेजर की जा सकती है उसको मैं क्या करूंगा, अकाउंटिंग में कर लूंगा। यहाँ पे देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन बताया गया है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्या, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एंश्योर कंसिस्टेंसी, मतलब पक्का करते हैं एक कंसिस्टेंसी में, रिलायबिलिटी मतलब कि आपका डेटा जो है रिलायबल होना चाहिए, मतलब मोर ज्यादा अंडरस्टैंडेबल, एंड कंपेटेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो अभी हम धीरे धीरे सब समझते रहेंगे। देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पहला फंडामेंटल यहाँ पे आता है कि प्रिपेयरिंग ए स्टेटमेंट एजप्शन दैट फ्रॉम द बेसिक प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एक वर्ड आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल का मतलब जहां पे भी आया तो आपका पीरियड 1/4/2025 से 31/3/2026 वो आपका आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें मंथली चलता है, क्वार्टरली चलता है और फाइनेंशियली चलता है। तो ऐसे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, तो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या है यहाँ पे, अब ऑनर की कोई लायबिलिटीज या खर्चे हैं तो वो अलग से है, लेकिन अगर ऑनर ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख इन दी बिजनेस में तो वो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ऑनर्स का एज अ कैपिटल हम रिकॉर्ड करेंगे। पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ऑनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बिजनेस ऑफ बुक्स। अगर मान लो उसका कुछ अपने पर्सनल खर्चे हैं ऑनर के, तो वो हम उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं एंटर करेंगे। पहला बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। देख ले अगला देखते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या आया, तो वही मैंने बताया था, जिस तरह हमने एक मशीन परचेस करी 50,000 की, बट उसे हमने रिकॉर्ड दिखा दिया, बट एम्प्लॉय का हम नहीं दिखा सकते हैं। अभी मैं आपको टैली के जरिए एग्जांपल भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी छोटा छोटा हम थ्योरी देख लेते हैं। देखिए नॉन फाइनेंशियल फैक्टर एग्जांपल एम्प्लॉय मॉरल्स, मार्केट रेपुटेशन आर इग्नोर्ड। इसके हम कैसे करेंगे, इसे ट्रांजेक्शन हम दे ही नहीं सकते। जो परचेस किया, सेल किया, डेबिट किया, क्रेडिट किया, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्या हैं, एक टैली के अंदर दे सकते हैं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि टैली एक सॉफ्टवेयर, अब तो बहुत से सॉफ्टवेयर आ गए, जिस तरह सैप आ गया, टैली आ गया, सोबिज आ गया है, अलग अलग फाइनेंशियल जो है अपने ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या आ गया, तो देखिए एजप्शन बिजनेस विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग इंडेफिनिटली, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट नॉट लिक्विडेशन वैल्यू। अब यहाँ पे फ्रेंड एक वर्ड आया है लिक्विडेशन, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए सबसे पहले तो एसेट्स हमें पता है कि मान लो हमने टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा या सोफा खरीदा, चेयर खरीदा, कंप्यूटर टेबल खरीदा, तो सारे क्या है, कंपनी के एसेट्स है। तो एसेट्स यानी संपत्ति कंपनी की, ठीक है। आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट नॉट लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन का वैल्यू हो गया कि मान लो सपोज दैट कंपनी का दिवाला हो गया, अगर फोरक्लोज मतलब कंपनी क्लोज करने जा रहे हैं, तो मार्केट में अगर मान लो इसकी 100 रुपए की चेयर है तो लिक्विडेशन की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपए, मतलब भैया बेचो और खत्म करो और निकलो। तो नॉट लिक्विडेशन वैल्यू। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का यही मतलब है, ए कंपनी रिकॉर्ड मशीनरी एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, एजप्सिंग इट विल बी यूज्ड फॉर अ ईयर। एजप्सिंग मतलब मान लो कि कंपनी का सपोज दैट यहाँ पे आपने 1,000 की मशीन खरीदी, तो रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब 1,000 की कॉस्ट खरीदी, तो मशीन की अगर मान लो प्रेजेंट वैल्यू अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपए है प्रेजेंट वैल्यू, तो आप उसे 1,000 ही रिकॉर्ड करेंगे, 2,000 नहीं करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, बिजनेस लाइफ इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड पीरियड, एग्जांपल 1 ईयर फॉर रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे कुछ वर्ड आ जाते हैं, देखिए हेल्प कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अक्रॉस पीरियड्स, फाइनेंशियली स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एनुअली मार्च 31। अब देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ 1/4/2025 से 31/3/2026, तो ये हो गया फाइनेंशियल। अब असेसमेंट की ईयर क्या होता है, असेसमेंट का ईयर का मतलब होता है कि आपका असेसमेंट ईयर मतलब 1 साल आगे का, 1/4/2026 से 31/3/2027 तक। तो एक छोटा सा मैंने ये ITR का आपको एग्जांपल दिया है। योर रिटर्न फॉर AY मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 हैज बीन प्रोसेस, देयर इज नो पेमेंट ड्यू। एक ITR का मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाया है F2। तो देखिए ये पीरियड आ रहा है, तो मैं पीरियड क्या करूंगा 1/4/2023 से 31/3/2024 तक। तो ये मेरी फाइनेंशियल हो गई। तो अब मेरी बैलेंस शीट में यहाँ पे देखूंगा तो 1/4/2023 31/3/2024, तो ये मेरी
फाइनेंशियली क्या होगी, स्टेटमेंट होगी। तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी दे सकता हूँ कि मेरा करंट एसेट्स कितना है, लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या आ गया, देखिए एसेट्स यानी संपत्ति जो है मतलब किसकी, बिजनेस की, आर रिकॉर्डेड टू द ओरिजिनल वैल्यू परचेस कॉस्ट। मार्केट वैल्यू चेंज आर इग्नोर अनलेस रियलाइज्ड। मैंने क्या कहा था कि मार्केट की वैल्यू क्या चल रही है हमें उसे नहीं देखना, हमें एग्जैक्ट जो हमने परचेस किया वो। लैंड बाउंड सपोज दैट 10 लाख का इज रिकॉर्डेड इज 10 लाख, अगर इवन इट करंट वैल्यू इज 15 लाख, अगर मान लो फ्यूचर में उसकी वैल्यू 15 लाख है तो आप रिकॉर्ड 10 लाख ही करेंगे। ड्यूअल एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, देखिए जब भी हम कोई एंट्री करते हैं तो एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज होगी और एक आपका कैपिटल होगा। भाई एसेट्स आपने कोई परचेस करी तो किसी का वो तो गया होगा, कैपिटल गया होगा, तो कैपिटल में आ गया। और प्लस क्या है, लायबिलिटीज, मतलब हमारी खर्चे बढ़ गए तो एसेट्स के बराबर में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स होगा। इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं एक परचेस के एंट्री आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए टू और बाय करके यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक टू है या बाय है, तो आप इसे डेबिट या क्रेडिट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे डेबिट और क्रेडिट करके भी दिखा दिया कि पहले एक ट्रांजेक्शन डेबिट हो रही है तो एक क्रेडिट भी हो रही है। करंट बैलेंस मेरे को नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से F12 करके करंट बैलेंस हटा देता हूँ। तो हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक अगर मान लो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा GST हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। मतलब इसमें चलेगी अपने रोहिणी ओवरसीज में चला गया, अपना क्रेडिट हो गया यहाँ पे, और ये चीज क्या होगी, GST हमारा डेबिट हो गया। तो ये क्या है, डबल डुअल एक्सेप्ट में करेगा, मतलब डबल इफेक्ट करेगा आपका कि रोहिणी ओवरसीज में दिखाएगा ही दिखाएगा, प्लस इसमें GST परचेज में भी दिखाएगा आपका। तो यहाँ पे हमने अपने परचेस ऑफ गुड्स को भी देख लिया और यहाँ पे डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट भी देख लिया हमने। अब देखिए एक्यूरेल कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए एक्यूरेल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो अकर मतलब घटित हुआ, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। मतलब जरूरी नहीं है कि आपका कैश रिसीव्ड हुआ है या पेड हुआ है। सेल्स आपने अगर कर दी है, रिकॉर्डेड इमीडिएटली, आपको पेमेंट मिली या नहीं मिली, अगर आपने सेल कर दिया है तो आप तुरंत उसे इमीडिएटली करेंगे। ये नहीं कि मेरी पेमेंट आएगी तब मैं इस सेल्स को चढ़ाऊंगा। इवन इफ पेमेंट कम लेटर, सपोज दैट वो कहेगा मैं 1 महीने बाद एंट्री करूंगा, तो आप उसको इसी में ही दिखा देंगे अपना मार्च महीने में। सेल्स अगर मान लो पेमेंट वहां अगर अप्रैल में आई है तो यही होता है अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट का, तो मैं इसे मार्च में एक्सेप्ट करूंगा, मार्च में पेमेंट अपनी दिखाऊंगा। अब होता नहीं है कि मान लो सपोज दैट मार्च की पेमेंट, मार्च की सैलरी जो है एम्प्लॉय को मिली कब हो गया, अप्रैल में, 1 अप्रैल को मिली। तो भाई 1 अप्रैल को मिली तो किसकी सैलरी थी, वो मार्च की थी ना, तो मैं मार्च में दिखाऊंगा। यही होता है एक्यूरेल कॉन्सेप्ट का। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं हम, रेवेन्यू इन दी सेम अकाउंटिंग पीरियड्स। अब रेवेन्यू क्या है, भैया आपने कोई सेल किया और सेल करने पे उसके अगेंस्ट में जो पैसा आया वही है आपका रेवेन्यू। चाहे आपने HSN का बिल काटा हो, चाहे आपने सैक का बिल काटा हो। अब HSN और सैक क्या आ गया, तो ये डीप में बाद में बताऊंगा। HSN होता है जो मटेरियल के लिए होता है और सैक होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम काम करते हैं। इफ सेल रिवेन्यू 1 लाख, अगर मान लो सेल्स का रिवेन्यू 1 लाख जनरेट हुआ, रिलेटेड एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सैलरीज मस्ट बी रिकॉर्डेड इन दी सेम पीरियड्स। जिस तरह मैंने बताया था ना, एक सैलरी का दिया था और एक गुड्स सोल्ड का दिया था, तो हम सेम पीरियड में करेंगे जिस पीरियड की बात करी जा रही है। ये नहीं कि आपने उस पीरियड में अप्रैल में पे किया तो आप अप्रैल में रिकॉर्डेड करेंगे, नहीं, आपको मार्च में ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल गवर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है, गवर्निंग द मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट यार इसमें क्या आ गया, ये ऑफ अकाउंटिंग इनकम। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य है क्या। तो पहले गवर्निंग का मतलब समझते हैं। भाई गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाए हैं, तो रूल क्या बनाए हैं कि आप इस फाइनेंशियल से इस फाइनेंशियल पीरियड में अपना डेटा सबमिट करेंगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपकी सेल 1 करोड़ से ऊपर की जा रही है तो आपको मंथली सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपकी 50 लाख से नीचे है तो आप क्वार्टरली से कर सकते हैं। अब मंथली क्या आ गया सर और क्वार्टरली क्या आ गया, तो मंथली हम जानते हैं कि 1/1/2024 से 31/1/2024 ये हो गया आपका मंथली। तो देखिए यहाँ पे मैंने पीरियड डाल दिया है 1/1/2025 से 31/1/2025 तक हम मंथली मानते हैं कि हाँ 30 मंथली का 31 का महीना हो गया, 30 का मंथली है। यहाँ पे 1/1/2025 से 31/3/2025 ये क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली कौन सा होगा, मेरे को आप कमेंट करके बताओ कि ये कौन से क्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं। 1/4/2024 से 31/3/2025 तो ये मेरा फाइनेंशियल यानी ईयरली हो गया। तो गवर्नमेंट
मेजरमेंट का डेटा इसी हिसाब से होना चाहिए आपका। अब देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल गवर्निंग द मेजरमेंट ऑफ अकाउंटिंग इनकम में बताता है कि की अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट एंश्योर एक्यूरेसी मतलब पक्का करता है, एंश्योर एक्यूरेसी मतलब सही ढंग से, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। डिटरमाइन हाउ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड मतलब आप पैसे और रिकॉग्नाइज्ड सेल परचेस कैसे कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। तो देखिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल, एक रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन अर्न एंड रियलाइज नेसेसरली व्हेन कैश इज रिसीव्ड एप्लीकेशन मतलब हमने कुछ सेल काटा और कुछ अपना यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया। फॉर सेल्स ऑफ गुड अगर मान लो आपने कुछ सेल्स किया तो रेवेन्यू मतलब पैसा इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ओनरशिप ट्रांसफर टू द बायर। तो भैया जब पैसा आपके पास आया तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड जब ओनरशिप ट्रांसफर टू द बायर मतलब किसी से खरीदा तो तब आप उसे ट्रांसफर भी तो करोगे, तो वो क्या है ट्रांसफर के थ्रू। ये नहीं भैया कैश पकड़ा दिया, नहीं नहीं ना 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 ऐसे नहीं चलेगा। आपने ट्रांजेक्शन जो करी है वो ट्रांजेक्शन आपको चेक में ही करनी पड़ेगी या इंटरनेट आरटीजीएस या एनईएफटी। फॉर सर्विस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सर्विस इज परफॉर्म्ड एग्जांपल परसेंटेज ऑफ कंपटीशन मेथड्स। ये तो इंटरनली हो गया कि फॉर सर्विस में कितने रेवेन्यू आपने जनरेट करे और कितना उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। एग्जांपल ए कंपनी सेल गुड ऑन क्रेडिट इन मार्च बट रिसीव्ड इन पेमेंट अप्रैल, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन मार्च। मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर कंपनी ने सेल कर दिया है क्रेडिट में मतलब एक महीने के बाद, क्रेडिट मतलब उधार दिया है, फॉर एग्जांपल उधार पे सेल कर दिया है और उसका पैसा अप्रैल में आ रहा है, अप्रैल में आ रहा है तो मैं मार्च में ही उसकी पेमेंट का जो है अपडेट करूंगा वहां पे सेल का कि हाँ ये इसके अगेंस्ट में पेमेंट है। इसी को कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और इसी को कहते हैं अपना गवर्निंग मेजरिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? देखिए एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड, हाँ हमें पता है हेल्प जनरेट एप्लीकेशन, लेकिन डायरेक्ट मैचेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैचेस सेल्स रेवेन्यू, सिस्टमैटिक एलोकेशन डेप्रिसिएशन इज स्प्रेड ओवर एन एसेट्स यूजफुल लाइफ। स्प्रीड मतलब फैलाता है, ओवर एन एसेट्स जो हमने एसेट्स खरीदा, यूजफुल लाइफ को होता नहीं। आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं कि भैया हर साल में रिपेयरिंग में 5,000 6,000, एक एसी का ही एग्जांपल ले लो यार, हर साल कॉस्ट लगता रहेगा तो मशीन की कॉस्ट क्या चली गई आपके पास। एग्जांपल के तौर पे देखिए कि एक कंपनी ने 1 लाख रुपए अर्न किया इन सेल मार्च में, दैट रिलेटेड एक्सपेंस लाइक रॉ मटेरियल वेजेस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन मार्च इवन इफ पेड लेटर। अब भैया मटेरियल जो मंगाया है उसका वेजेस मतलब भाड़ा भी तो दिया होगा, मटेरियल का जो अपने सपोज दैट फॉर कॉस्ट ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें मेरी क्या है अपनी मार्च में ही रिकॉर्ड होने वाली है क्योंकि मैंने मार्च में ही सेल किया है। मैचिंग प्रिंसिपल। एक्यूरल बेसिक्स देखिए हमने पहले पढ़ चुके हैं। एक्यूरल बेसिक्स में क्या है? कैश बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड पेड। एक्यूरल बेसिस पे है भाई, कैश आया है तो कैश पे, चेक के थ्रू है चेक के, सैलरी फॉर मार्च पेड इन अप्रैल रिकॉर्डेड एंड एक्सपेंसेस इन मार्च। तो बस अपने खर्चे अपने मार्च में दिखाइए, चाहे उसकी सैलरी मार्च में है तो और पेड अपने अप्रैल में किया है तो एक्यूरल बेसिस में। देखिए घुमा फिरा के सारी चीजें वही हैं एक जगह, बस देखने का तरीका अलग अलग है, वही चीज है टैली। बाकी कन्वर्जेशन प्रिडिशन प्रिंसिपल। देखिए कन्वर्वेसिंग का मतलब क्या होता है? इसमें कन्वर्वेसिंग का मतलब होता है कि एक देसी लैंग्वेज में तो बताऊं तो ये लगा लो कि एकदम स्ट्रिक्ट से, रूढ़ता से, ये इसका प्रिंसिपल है। देखिए एंटीसिपेट पोटेंशियल लॉसेस बट डू नॉट रिकॉर्ड अनसर्टेन गेन्स। अब अनसर्टेन गेन्स का मतलब क्या हुआ? अनसर्टेन का मतलब है कि जो घटित होगा या नहीं होगा, मतलब डाउट है भाई, अनसर्टेन गेन है तो ये नहीं है अनसर्टेन गेन को आप अपने उसमें अकाउंट में शो कर दो। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आया प्रोविजन। अब प्रोविजन का मतलब क्या होता है सर? बैड डेट्स का मतलब क्या होता है सर इसमें? देखिए प्रोविजन का मतलब हो गया कि वहां पे मैंने एक प्रोविजन दिया कि मेरा पैसा डूबेगा या नहीं डूबेगा, मतलब एक प्रोविजन दे दिया, मतलब एक ऑप्शन दे दिया मैंने, यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया। टैली के अंदर आप प्रोविजन दे सकते हैं। बैड डेट्स का मतलब है कि जो पैसा डूब चुका है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज क्रेडिटेड इज सम रिसीवल मे बी नॉट टू बी कलेक्टेड, मतलब हम रिसीवल मतलब इफ सम क्रिएटेड सम रिसीवल में बी नॉट कलेक्टेड। भाई जो पैसा डूब गया उसे हम कलेक्ट तो नहीं कर सकते ना, लेकिन हमने मान लिया कि वो पैसा डूब चुका है। इन्वेंट्री इज वैल्यूड लोअर कॉस्ट मार्केट प्राइस वैल्यू। एग्जांपल के एक कंपनी एक्सपेक्टेड 10,000 लॉसेस फ्रॉम अ लॉसूट्स। अब एक मुकदमा चल रहा था कंपनी में और जिसमें 10,000 रुपए उसका खत्म हो गया, लॉस हो गया। आर रिकॉर्डेड इट इमीडिएटली,
तुरंत हम रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे उसका केस पेंडिंग ही क्यों ना पड़ा हो। तो यही होता है कन्वर्जेंसी प्रिंसिपल का मतलब। अब इसके ऑब्जेक्टिव से हमारे बारे में पूछा था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर अकाउंटिंग इनकम क्या होता है। भाई यहाँ पे पूछा था ना व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उद्देश्य क्या है इसका। तो देखिए डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी, हेल्प बिजनेस एसेसेस। एसेसेस का मतलब क्या होता है, मतलब आकलन करना, वेयर दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट और लॉस, मतलब आपका चाहे लॉस में जा रहा हो चाहे प्रॉफिट में, मतलब बिजनेस का हम आकलन कर लेते हैं किसके थ्रू, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू। यूज इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई जब आपके पास स्टेटमेंट आएगी तो आपको पता चल जाएगा ना कि आपकी फर्म जो है या पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है वो प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, तो उसके थ्रू हम देख सकते हैं। तो यही है ऑब्जेक्टिव मेजरिंग। मेजरिंग मतलब नापना, किसको नाप रहे हैं, अकाउंटिंग ऑफ इनकम। एसेसेस मतलब आकलन करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की भैया कितना नुकसान हुआ और क्या हुआ। तो हम कैसे देख सकते हैं, मंथली भी, क्वार्टरली भी और ईयरली। मंथली हमारी कितनी सेल हुई और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, क्वार्टरली में कितना हुआ। तो क्वार्टरली का मंथ होता है 3 महीने का, मंथली होता है 1 महीना, ईयरली होता है 12 महीने का। इन्वेस्टर मैनेजमेंट मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन, तो उसके थ्रू आप डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं भैया अगर क्वार्टरली में ज्यादा नुकसान हो गया तो मैं अगले क्वार्टर में जो है अपनी सेल कम कर दूंगा या परफॉर्मेंस या अपना रिसेशन टाइम चला दूंगा। अब रिसेशन क्या हो गया, ये सब आगे सारी चीजें समझते जाएंगे। अब ये एक साथ सारा समझा दूंगा ना तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फैसिलिटी टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। अब देखिए एंश्योर पक्का करता है एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एज पर टैक्स लॉ। जिस तरह हमारा GST 3R भी पहले जाता है, फिर GST R1 पहले जाता है, GST 3 भी पहले जाता है। हेल्पिंग फिलिंग करेक्ट टैक्स एंड रिटर्न एंड अवॉइडिंग पेनल्टीज। तो 20 तारीख से पहले हर मंथ में हमें पहले दे देना चाहिए और 13 तारीख GST R1 की पहली डेट होती है तो वो पहले सबमिट होगी। तो इसका टैक्स का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, मैंने पहले बता दिया आपको कि भाई GST की सेल कैसे हुई और कितना मेरा इनपुट और क्रेडिट निकला और कितना मैं फिल कर सकता हूँ। CGST, SGST और IGST, अभी ये 3 चल रहे हैं, ठीक है। एड इन डिसीजन में, फॉर एग्जाम्पल कोई एडवर्टाइजमेंट, बजट, फोरकास्टिंग यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं तो एड चलाते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। हेल्प क्रेडिटर एवेल्यूएट्स कंपनी एबिलिटी टू रीपे लोन्स, मतलब आपने लोन पे या कुछ किया है तो क्रेडिटर्स को क्या है, क्रेडिटर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना ज्यादा से ज्यादा आप क्रेडिटर्स को पे कर सकते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट चला के फिर आपकी सेल ज्यादा होगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा। एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एंश्योर पक्का करता है, ट्रांसपेरेंसी मतलब आर पार, मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब एकदम ब्लैक एंड व्हाइट समझ लीजिए। मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट बाय फॉलोइंग गैप और IFRs। अब यार ये गैप क्या आ गया, देखिए गैप का मतलब होता है जनरली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए जल्दी से बताऊं तो इशू फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स FCFC। पर्पस क्या, एंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, कैपेबिलिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विद इन द US, मतलब एक यूनाइटेड स्टेट के थ्रू आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करते हैं, वो हो गया आपका स्टैंडर्ड प्रिंसिपल। IFRS क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। भाई कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो आपको वो चीज फॉलो करने पड़ेंगे। आप अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट मांगी है तो ये नहीं आप 1/1/2024 से 31/1/2026 तक आप दे सकते हैं, ये रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। फाइनेंशियल का मतलब हो गया कि 1/4/2031 से 31/3/2025, मतलब ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करना पड़ता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रमोट यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड फॉर बेटर कंपेटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अक्रॉस कंट्री। तो इससे क्या होगा कि हर एक कंट्री और जितनी भी स्टेट्स वगैरह हैं तो उसका मेजर करने में आपको ज्यादा आसानी होगी। तो होता नहीं अपने भाई इंडिया की GDP वगैरह आप किससे, फाइनेंशियल से ही निकाल के देते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फाइनेंशियल पीरियड आप चूज करके दे सकते हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे, हेल्प इन डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिविडेंट एक वर्ड आ गया, ये डिविडेंट का मतलब क्या होता है, भाई एक कंपनी है जिसे प्रॉफिट हुआ है तो वो क्या करता है, शेयर होल्डर जो होता है अपने डिविडेंड्स को शेयर होल्डर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब शेयर होल्डर्स को, कि उसे डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिटरमाइंस हाउ मच कैन बी डिस्ट्रीब्यूट, उसके ऊपर है कितना वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है डिविडेंड टू शेयर होल्डर। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा 2A क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि मैंने डीपली समझाने की बहुत सी कोशिश करी है। इवन टैली का भी कुछ डाउट है तो टैली की भी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है बहुत पहले, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।